नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य को पढ़ेंगे व समझेंगे। इस पाठ की लेखिका जया मेहता है और इसके अनुवादक शिवेंद्र कुमार सिंह हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट्स या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, वहाँ की भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंसिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दो दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। काल्पनिक का अर्थ होता है कल्पना से उत्पन्न हुआ या कल्पित, ठीक है। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? किसी वृत्त अर्थात समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर, कहाँ की? असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, इजाज़त ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सकें। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा हो सके इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। यानी वहाँ की फेमस चीज़ क्या है? वहाँ का वन्य जीवन, वहाँ की रेशम और चाय के बागान। असम के बागान के बारे में आपने सुना होगा। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। समृद्ध यानी संपन्न या धनवान, ठीक है। और परंपरा होता है प्रथा या प्रणाली। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था, अर्थात खोजना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। कौन सा महीना चल रहा था? अप्रैल का। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। बसंत के आने की खुशी में असम के जो लोग हैं वो एक त्योहार मनाते हैं और उस त्योहार का क्या नाम है? बिहू। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी।
गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। यानी कि होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर वो शाम को कहाँ गए, वहीं पास के गांव मलंग में गए। गांव का नाम क्या है? मलंग। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, ठीक है, और भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। कि भारत में जो जनसंख्या है उसमें से एक जो बड़ा हिस्सा है वो किसका है? किसानों का है, कृषकों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, ठीक है। बिहू त्योहार जो है साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले कब? जब किसान बीज बोते हैं, और फिर जब वे धान रोपते हैं, और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी, यानी हैरान थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। ये उसके लिए सब कुछ नया था। ये अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। टाइम मशीन क्या होता है? काल यंत्र, जिसमें बैठकर हम भूतकाल या भविष्यत काल में जा सकते हैं, ठीक है। या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में, उसे एक सपने जैसा लग रहा था ये सब। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। नृत्य क्या होता है? डांस, ठीक है। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए थे, यानी बहुत ही आनंद ले रहे थे वो। ये देखिए यहाँ पर ये चित्र भी दिया गया है बिहू त्योहार का। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। बसंत के आगमन पर, यानी बसंत ऋतु के आने पर वो उसकी इच्छा क्या थी कि वो भी ऐसा ही नृत्य करे, अर्थात डांस करे। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। स्वादिष्ट पकवानों का भी, भोजन का भी उन्होंने आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? तो माँ ने क्या बताया? माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यानी कि भारत में जो अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं वो डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से अपनी अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं, ठीक है। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है कि खास तौर पर भारत में ऐसा बहुत होता है। असम का जो बिहू नृत्य है वो ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल उगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण जनजीवन यानी कि गांव के जो लोग होते हैं उनके जीवन के साथ साथ फसल उगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेने में, ठीक है। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया।
उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ, ठीक है, जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है, वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जो अभी हमने ऊपर बिहू नृत्य पढ़ा, बिहू नृत्य बिहू त्योहार के बारे में, वो क्या है, असम का एक लोक नृत्य है, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं सत्रीय नृत्य के बारे में, वो क्या है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। असमिया शब्द, जो असम की जो भाषा है वो असमिया है, ठीक है। तो अनु को वो भाषा आती थी क्योंकि वो असम में रहती थी, तो उसने एंजेला को भी कुछ असमिया शब्द सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। कितने अनोखे खिलौने, उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, धनुष, ठीक है, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था, यानी कि वो दोनों अपनी ही मस्ती में खेल रहे थे। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रीय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। ये जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये युवा साधुओं का नृत्य है, ठीक है। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रीय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रीय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई, क्योंकि ये नृत्य जो है पहले केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ साधु मठों से बाहर आकर वो पुरुषों और महिलाओं दोनों को सिखाने लग गए ये नृत्य। तो पहले तो उनका विरोध किया गया, उन्हें मठों से बाहर निकाल दिया गया कि वो महिलाओं को क्यों सिखा रहे हैं नृत्य। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो है महिला सत्रीय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना अब आम बात हो गई है। अब महिलाएं भी इस नृत्य को कर सकती हैं। उस रात माँ महिला सत्रीय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रीय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे, कि उनसे प्रार्थना की कि आप अनु को भी मेरे साथ महिला नृत्य देखने के लिए भेज दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी, यानी इजाज़त दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्रीय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। जिसमें किसके, भगवान विष्णु जो है उनके जो 2 द्वारपाल हैं जय और विजय, उनकी कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य
और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। तो इसलिए जय और विजय ने, जो द्वारपाल थे, उन्होंने उन ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि भगवान विष्णु उस वक्त सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ, वो ऋषि जो है वो नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया, राक्षस बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी, उसे यानी कि बहुत ही पसंद आ रही थी ये कहानी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं के ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी, यानी महिलाओं का जो नृत्य था वो पुरुषों से भी अच्छा था। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ ले गई, जहाँ पर उनका इंटरव्यू होना था उन कलाकारों का। वहाँ पर एंजेला की माँ जो है वो एंजेला और अनु दोनों को साथ ले गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। जो बिहू नृत्य की, क्षत्रिय नृत्य की जो भी रिकॉर्डिंग्स थी, वो एंजेला बार बार उन्हें ही देख रही थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया, यानी उसने खुद नृत्य किया और उनकी वीडियो बनाई और फिर उसे कहाँ पर, अपनी कक्षा में सबके सामने प्रदर्शित किया, दिखाया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। उसकी कक्षा के जो भी उसके सहपाठी थे और जो भी शिक्षक थे, उन सभी को यह बहुत ही अच्छा लगा। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। यहाँ पर लेखिका से परिचय दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। जया मेहता एक नृत्यांगना है, यानी कि नृत्य करने वाली स्त्री। लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन जो है वो सुरभा नतालिया ने किया है।
जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है यानी निपुण है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।